हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। तो आंसर है कि घुमंतु समुदाय के स्थान परिवर्तन के कारण। पहला है कि पशुओं के लिए अच्छे चारागाह की खोज के लिए, दूसरा जल की खोज के लिए, तीसरा मौसम परिवर्तन के कारण। फिर घुमंतु समुदाय का निरंतर स्थान परिवर्तन से पर्यावरण को क्या लाभ है। पहला है कि निरंतर स्थान परिवर्तन के कारण किसी एक स्थान की वनस्पति का अत्यधिक दोहन नहीं होता है। सेकंड, चारागाहों की गुणवत्ता बनी रहती है। थर्ड, लगातार स्थान परिवर्तन से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। जैसे प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर। आंसर है प्रतिभूमि नियमावली। यह कानून उस भूमि को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था जो खेती के अधीन नहीं थी। अधिशेष भूमि का उपयोग खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और भूमि श्रम बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। वन अधिनियम, इन अधिनियमों को वन पर नियंत्रण पाने के लिए पेश किया गया था, जिसमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ थे। इसके अलावा इन कार्यों का उपयोग चारागाहों से कुछ राजस्व एकत्र करने के लिए भी किया जाता था। अपराधी जनजाति अधिनियम, इस अधिनियम को घुमंतु समुदायों को एक व्यवस्थित जीवन के लिए मजबूर करने के लिए पेश किया गया था। घुमंतु लोगों से कर एकत्र करना मुश्किल था क्योंकि उनके पास स्थायी पता नहीं था। इस अधिनियम ने घुमंतु समुदाय की छवि को धूमिल किया। चराई कर, कर के जाल को विस्तृत करने के लिए चराई कर की शुरुआत की गई थी। इस कर ने देहातियों पर एक नया बोझ डाला। प्रति मवेशी कर लागू होने पर चरवाहों ने पशुओं की संख्या को सीमित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि मासाई समुदाय के चारागाह उनसे छिन गए, कारण बताइए। आंसर है कि मासाई पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है। औपनिवेशिक शासनकाल में मासाई समुदाय के चारागाहों को निम्न कारणों से सीमित कर दिया गया। पहला है कृषि क्षेत्रों का विस्तार। कृषि क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए चारागाहों को कृषि क्षेत्रों में बदल दिया गया, जिसके कारण चारागाह तेजी से कम होने लगे। दूसरा है राष्ट्रीय पार्कों का निर्माण। मासाई लोगों के लिए इन पार्कों में पशुओं को चराना और शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। थर्ड है औपनिवेशिक विभाजन। सन 1885 में ब्रिटिश, कीनिया और जर्मन उपनिवेशों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। चौथा है चारागाह क्षेत्रों का सीमित होना। औपनिवेशिक शासन द्वारा मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया। पांचवा, परमिट व्यवस्था। पशुचारण के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया। इन सीमाओं से बाहर जाने के लिए परमिट व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदाय के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तन के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गड़रिये दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। आंसर है भारत के चरवाहे कबीलों और पूर्वी अफ्रीका के मासाई पशुपालकों के जीवन में कई तरह से समान रूप से परिवर्तन लाए गए। इसका वर्णन इस प्रकार है। पहला, औपनिवेशिक सरकारों ने भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों देशों में चारागाह भूमियों को कृषि भूमि बदल दिया, जिसके कारण भारतीय चरवाहे और मसाई गड़रियों को जीवन यापन के लिए शुष्क और कम हरे भरे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना पड़ा। सेकंड, भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों ही स्थानों पर औपनिवेशिक सरकारों ने वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया। पशुचारण को नियमित करने के लिए दोनों ही स्थानों पर परमिट व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है कि घुमंतु चरवाहा किसे कहते हैं। आंसर है घुमंतु चरवाहा वे लोग हैं जो भोजन और पानी की तलाश में अपने मवेशियों के साथ मौसमी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतु खानाबदोश जनजाति को अपराधी क्यों करार दिया। आंसर है औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतु चरवाहा लोगों को अपराधी करार दिया क्योंकि उनके निरंतर एक जगह से दूसरी जगह पलायन के कारण उन पर नजर रखना मुश्किल था। अगला क्वेश्चन है कि वन कानूनों का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर है
वन कानूनों का चरवाहों के जीवन पर निम्न प्रभाव पड़ा। वनों में पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई। सेकंड, वनों में आने जाने का समय तय कर दिया गया था। थर्ड, जंगलों में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। चौथा, जलावन की लकड़ी नहीं ले सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव। पहला है चरागाहों का इलाका सिकुड़ने लगा। सेकंड, मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना। थर्ड, चरागाहों का स्तर गिराना। चौथा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ना। और पांचवा, कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। देखिए, ये आपके एक ही नंबर वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे इस तरीके से एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। खानाबदोश वे लोग हैं जो ऑप्शन ए एक जगह रहते हैं, बी जो जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, सी कृषि और उद्योग में काम करते हैं, डी आधुनिक समाज में रहते हैं। तो आंसर है बी जो जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर में चरवाहों का कौन सा समूह बकरी और भेड़ के बड़े चरवाता थे। ए गद्दी चरवाहे, बी गुज्जर पशुपालक, सी गुज्जर बकरवाल, डी भोटिया। तो आंसर है सी गुज्जर बकरवाल। अगला क्वेश्चन है काफिला क्या है। मौसमी आने जाने का क्रम, परिवारों का एक समूह जो यात्रा करने के लिए एक साथ आते हैं, सी ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल घास का मैदान, डी गढ़वाल और कुमाऊं के तलहटी के नीचे शुष्क वन क्षेत्र। तो आंसर है बी परिवारों का एक समूह जो यात्रा करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे अपनी गर्मी कहाँ बिताते हैं। ए शिवालिक श्रेणी की निचली पहाड़ियाँ, बी लाहौल और स्पीति, सी भाबर, डी ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदान। तो आंसर है ऊंचे पहाड़ों पर विशाल घास के मैदान। पांचवा क्वेश्चन, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र के किस देहाती समुदाय की आबादी 4,67,000 आंकी गई थी। ए भोटिया, बी शेरपा, सी घननगर, डी किन्नौरी। तो आंसर है घननगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मानसून के दौरान धंगर चरवाहे क्या करते थे। वे महाराष्ट्र के मध्य पठार में चले जाते थे, बी वे ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते थे, सी वे झाड़ियों वाले जंगल में अपने पशुओं को चराते थे, या डी वे शिवालिक रेंज की निचली पहाड़ियों में चले जाते थे। तो आंसर है ए वे महाराष्ट्र के मध्य पठार में चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, पशुपालकों के लिए निरंतर आवाजाही का क्या महत्व है। ए यह चरवाहों के अति प्रयोग को रोकता है, बी यह उन्हें आधुनिक समाज बनाने की अनुमति देता है, सी यह उन्हें मौसमी परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है, डी यह उन्हें कृषि उद्योग में काम करने में मदद करता है। तो आंसर है ए यह चरागाहों के अति प्रयोग को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 8, चरवाहों के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए वे शायद ही कभी इतिहास के पाठ्य पुस्तक के पन्नों में प्रवेश करते हैं, बी उनका जीवन मायने नहीं रखता, सी वे अतीत की हस्तियां हैं जिन्हें आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। तो आंसर है डी ए और बी दोनों। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया। ए कृषि, बी उद्योग, सी उपनिवेशवाद, या डी ए और बी दोनों। तो आंसर है ए और बी दोनों। बुग्याल क्या है। ऑप्शन ए ऊंचे पहाड़ों पर एक विशाल घास का मैदान, बी मौसमी आंदोलन का एक चक्र, सी गढ़वाल और कुमाऊं की तलहटी के नीचे शुष्क वन क्षेत्र, या डी परिवारों का एक समूह जो यात्रा के लिए एक साथ आते हैं। तो आंसर है ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल घास का मैदान, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बुग्याल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भांवर क्या है। ए ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल घास का मैदान, बी मौसमी आंदोलन का एक चक्र, सी गढ़वाल और कुमाऊं की तलहटी के नीचे एक शुष्क वन क्षेत्र, या डी परिवार को एक समूह जो यात्रा के लिए एक साथ आते हैं। तो आंसर है सी गढ़वाल और कुमाऊं की तलहटी के नीचे एक शुष्क वन क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, भांवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय के किस देहाती समुदाय में गद्दी चरवाहों के समान मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह गति करते थे या घूमते थे। ए भोटिया, बी शेरपा, सी किन्नौरी, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है ए भोटिया। क्वेश्चन नंबर 13, औपनिवेशिक शासन ने पशुपालकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। ए इसने उन्हें अधिक चारागाह भूमि और आवाजाही की स्वतंत्रता प्रदान की, बी इसका उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सी इसने उनके चारागाहों के सुकड़ने, उनकी गतिविधियों के नियमन और उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले राजस्व में वृद्धि किया, डी इससे उनके भंडार गृह में वृद्धि हुई और उनके व्यापार और शिल्प में सुधार हुआ। तो आंसर है सी कि इसने उनके चारागाहों के सुकड़ने, उनकी गतिविधियों के नियमन और उनके द्वारा भुगतान किए गए जाने वाले राजस्व में वृद्धि किया। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक राज्य का सभी चारागाहों को खेती वाले खेतों में बदलने का उद्देश्य क्या था। ए पशुपालकों के लिए बेहतर चारागाह भूमि उपलब्ध कराना, बी वनों की संख्या में वृद्धि करना, सी खेती का विस्तार कर राजस्व संग्रह में वृद्धि करना, डी कृषि श्रमिकों के जीवन में सुधार। तो आंसर है सी खेती का विस्तार कर राजस्व संग्रह में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 15, बंजर भूमि नियम क्या थे और उन्होंने चरवाहों को कैसे प्रभावित किया। ऑप्शन ए
ये वनों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। इनका चरवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बी, चारागाहों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए थे, लेकिन उपलब्ध चारागाहों को कम करके चरवाहे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सी, ये बंजर भूमि को लेने और उन्हें चुनिंदा व्यक्तियों को देने के लिए बनाए गए नियम थे, जो चारागाहों पर कब्जा करके प्रतिरूप से प्रभावित करते थे। या डी, ये कृषि स्टॉक को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए नियम थे और उन्होंने पशुपालकों को सख्त रूप से प्रभावित किया। तो आंसर है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वन अधिनियमों का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, उन्हें सभी जंगलों में जाने की अनुमति थी। बी, उन्हें किसी भी जंगल में जाने की अनुमति नहीं थी। सी, उन्हें कुछ जंगलों में जाने की अनुमति दी गई, लेकिन उनके आने जाने पर सख्त पाबंदी थी। या डी, उन्हें सभी जंगलों में जाने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें कर चुकाना पड़ता था। तो आंसर है सी, कि उन्हें कुछ जंगलों में जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनके आने जाने पर सख्त पाबंदी थी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश अधिकारी खानाबदोश लोगों पर शक क्यों करते थे? ऑप्शन ए, उनका मानना था कि वे शांतिपूर्ण नियमों को पालन करने वाले थे। बी, वे एक स्थिर आबादी चाहते थे जिसे नियंत्रित करना आसान हो। सी, उनका मानना था कि वे व्यापार के लिए आवश्यक है। डी, उनका मानना था वे कृषि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी, वे किसी आबादी चाहते जिससे नियंत्रित करना आसान हो। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था और इसने चरवाहों को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए, यह एक ऐसा कार्य था जिसने सभी खानाबदोश लोगों की अप्राकृतिक प्रकृति को मान्यता दी। यह एक ऐसा कार्य था जिसने सभी कारीगरों को अप्राकृतिक प्रकृति को मान्यता दी। सी, यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने शिल्पकारों, व्यापारियों और चरगाहों के कुछ समुदायों की आपराधिक प्रकृति को मान्यता दी और इसने इनके आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया। तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 19, औपनिवेशिक सरकार ने पशुओं पर क्यों कर लगाया? ए, पशुओं के लिए बेहतर चारागाह उपलब्ध कराना। बी, वनों की संख्या में वृद्धि करना। सी, पशुपालकों से अधिसूचित करना। या डी, कृषि श्रमिकों के जीवन सुधार करना। तो आंसर है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन अफ्रीकी पशुपालकों के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए, वे फसल उगाते हैं और उसे बेचते हैं। बी, वे मुख्य रूप से प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं। सी, 22 मिलियन से अधिक अफ्रीकी अपनी आजीविका के लिए किसी न किसी प्रकार से देहाती गतिविधि पर निर्भर हैं। या डी, उन्होंने समय के साथ अपने जीवन के तरीकों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं अनुभव किया। आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस समुदाय का अफ्रीकी देहाती समुदाय के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? ए, बेडोइन। बी, मसाई। सी, बेरबर्स। डी, तमिल। तो आंसर है डी, तमिल। क्वेश्चन नंबर 22, अफ्रीकी पशुपालकों के लिए आय का प्राथमिक साधन क्या है? ए, फसल बेचना। बी, पशु उत्पाद बेचना। सी, शिकार करना और इकट्ठा करना। और डी, खनन। तो ऑप्शन इसका बी, पशु उत्पाद बेचना। क्वेश्चन नंबर 23, मसाई पालकों को किस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा है? ए, जल संसाधनों की कमी। बी, अन्य देहाती समुदाय में प्रतिस्पर्धा। सी, चारागाह भूमि का नुकसान। या डी, उनकी गतिशीलता पर सरकारी प्रतिबंध। तो आंसर है सी, चारागाह भूमि का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 24, अफ्रीकी चरवाहों का जीवन समय के साथ कैसे बदल गया? ए, उन्होंने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव नहीं किया। बी, औपनिवेशीकरण और श्वेत बंदोबस्त के कारण उन्होंने सबसे अच्छी चारागाह भूमि तक पहुंच खो दी है। सी, वे अपने कृषि पड़ोसियों की तुलना में राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो गए। या डी, उन्होंने अन्य व्यवसायों के पक्ष में बड़े पैमाने पर पशुपालन को छोड़ दिया है। तो आंसर है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मसाई मारा और सेरेंगेटी पार्क जैसे खेल भंडारों के निर्माण का चरवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्हें इन क्षेत्रों में अपने झुंड का शिकार करने और चुराने की अनुमति थी। बी, उन्हें इन क्षेत्रों में व्यापार में भाग लेने की अनुमति थी। सी, उन्हें इन भंडारों में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। या डी, उन्हें इन भंडारों में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन उनके भंडार के साथ नहीं। तो ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश केन्या और जर्मन तांजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आधे में कट जाने के बाद मसाई लैंड का क्या हुआ? ए, मसाई को अधिक चारागाह भूमि दी गई। बी, मसाई ने अपनी पूर्व औपनिवेशिक भूमि का लगभग 60% खो दिया। सी, मसाई दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए मजबूर किया गया। डी, मसाई पशुचारण के लिए बजाय कृषि में संलग्न होने लगे। तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थानीय किसान समुदायों को खेती का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने के क्या कारण थे? ए, देहाती समुदाय के लिए भोजन उपलब्ध कराना। बी, नौकरी के लिए अवसर सृजित करना। सी, उस भूमि का उपयोग करने के लिए जो पहले अप्रयुक्त थी। या डी, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मासाई चरवाहों पर हावी होना। तो आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 28, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अफ्रीकी पशुपालकों की गतिविधि पर क्या प्रतिबंध लगाए गए थे?
ए उन्हें विशेष परमिट के बिना अपने स्टॉक के साथ भारत आ जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें किसी भी प्रकार के व्यापार भाग लेने की अनुमति नहीं थी। उन्हें सफ़ेद क्षेत्रों के बाजार में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं थी। डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है ए, उन्हें विशेष परमिट के बिना अपने स्टॉक के साथ बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। 29 बेहतरीन चारागाह भूमि और जल संसाधनों के नुकसान ने महाशय को कैसे प्रभावित किया। ए, इसने भूमि के छोटे से क्षेत्र पर दबाव बनाया कि महाशय भीतर ही सीमित थे। बी, इसने छोटे क्षेत्र में चारागाहों की गुणवत्ता में सुधार किया है कि महाशय भीतर ही सीमित थे। इसने महाशय को अपने मवेशियों को चराने के लिए एक अलग क्षेत्र में जाने में सक्षम बनाया। या डी, महाशय के जीवन के तरीके पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 30 ऊंचे पर्वत में विशाल घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ए, बुग्याल, बी, भांबर, सी, खादर, डी, कारवां। तो आंसर है ए, बुग्याल। 31 रबी की फसल सामान्यतः किस मौसम में बोई जाती है। ए, गर्मी, बी, बरसात, सी, शरद ऋतु और डी, बसंत। तो आंसर है डी, बसंत। उस फसल का नाम लिखिए जो मानसून में बोई जाती है, जाड़ों से पहले काटी जाती है। ए, रबी, बी, खरीफ, सी, जैद या डी उपरोक्त में कोई। तो आंसर है बी, खरीफ। क्वेश्चन नंबर 33 पश्चिमी राजस्थान में उस क्षेत्र का नाम लिखिए जहाँ ऊँटों के मेले का आयोजन किया जाता है। ए, भरतपुर, बी, पुष्कर, सी, अजमेर, डी, जैसलमेर। तो आंसर है बी, पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 34 मालधारी चरवाहे खानाबदोश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ए, राजस्थान, बी, महाराष्ट्र, सी, गुजरात, डी, हिमाचल। तो आंसर है सी, गुजरात। देखिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके एमसीक्यू भी थे और जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे थे वो भी थे, और सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।